जब भी हम कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तो रिटायरमेंट की एज उस डिपार्टमेंट के लिहाज से उस डिपार्टमेंट के अनुसार तय होती है। चाहे वो 55 साल हो, 58 साल हो, 60 हो, 62 हो, 65 हो, या जो भी एज है उसकी। या यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, फ्रीलांसर हैं, इन सभी केस में आप कभी न कभी रिटायर तो करेंगे, चाहे ये उम्र 60 के पहले की हो या 60 के बाद की हो। हालांकि आज के युवा वर्ग की एक इच्छा है, एक सोच है कि वो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। हो सकता है कोई 45 में चाहता है, कोई 50 में, 55 में, 58 में, जिसकी जो भी इच्छाएं हों। लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी रिटायर करें, 50 में करें, 60 में करें, 65 में करें, 45 में करें, आप ये तो ज़रूर चाहेंगे कि जो जीवन स्तर आप यंग जनरेशन में जी रहे हैं, वही जीवन स्तर आप रिटायरमेंट के बाद भी जिए। हालांकि जैसे रिटायर करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसा चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतने पैसे हों कि उस पैसे से आप जो जीवन स्तर आज जी रहे हैं, वही जीवन स्तर उस समय भी जी सकें। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि क्या जब भी आप रिटायर करें, उस रिटायरमेंट के समय क्या 5 करोड़ रुपए काफ़ी हैं? और यदि 5 करोड़ रुपए उस टाइम, आज से 35 साल के बाद यदि काफ़ी हैं, तो क्या ये रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना आसान है? जैसा कि पहले हमने चर्चा कर रखी है कि हमें रिटायरमेंट पे 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, और सबसे पहला सवाल उसमें यह था कि क्या ये 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना आसान है। इस एनालिसिस में हमने माना है कि आपकी उम्र 25 वर्ष है, और अगले 35 वर्षों के बाद, यानी जब आपके 60 साल पूरे होंगे, तो आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए। हालांकि यदि आप चाहते हैं अर्ली रिटायरमेंट, या आज की उम्र अधिक है या कम है, तो उसके हिसाब से इस कैलकुलेशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको 5 करोड़ चाहिए आज से 35 साल के बाद, तो निश्चित रूप से आपको सेविंग आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो सेविंग जो स्टार्ट करेंगे उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो एवेन्यूज वो होंगे जहाँ कुछ न कुछ वो इंटरेस्ट या रिटर्न आपको देता है। हमने माना कि आपकी मंथली सेविंग वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें जहाँ का रिटर्न 10% है, तो आपको अगले 35 साल के लिए 13,061 रुपये हर महीने आपको सेव करके इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 35 वर्षों में आप 54,90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कॉर्पस आपका 5 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि 10% कम है थोड़ा सा, आप वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे जहां का रिटर्न 11% है, तो उसके लिए आपको 10,053 रुपये हर माह फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट 35 वर्षों में आपका 42,22,000 के आसपास हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 5 करोड़ हो जाएंगे। यदि आप अपना मंथली सेविंग 12% वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जो जनरेट करते हैं 12%, तो आपको 7,698 रुपये हर माह आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 32,35,000 हो गया, और कॉर्पस आपका 5 करोड़ हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो सेविंग हो हर मंथ का वो 13% वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, तो आपको 5,866 रुपये हर माह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 35 वर्षों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24,64,000 हो जाएगा, और कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। 60 वर्ष पूरे होंगे आपके तो 5 करोड़। यदि आप चाहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जिनका रिटर्न 14% है, तो आपको 4,451 रुपये हर माह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगले 35 वर्षों के लिए, और 35 वर्षों के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 18,69,000 के आसपास होगी, और कॉर्पस हो जाएगा आपका 5 करोड़। यदि आप चाहते हैं कि अपनी सेविंग वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जिनका रिटर्न 35% है, तो आपको 3,365 रुपये हर माह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 35 वर्षों के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 14,13,000 हो जाएंगे, और कॉर्पस आपका 5 करोड़ हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि हमने यहां बताया कि 10% से 15% के बीच रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में आप यदि इन्वेस्ट करते हैं अगले 35 वर्षों के लिए, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एसआईपी हर महीने, एसआईपी मीन्स हर महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और हमने यहाँ सोचा है कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमने यहाँ ये सोचा कि ये अमाउंट भी हम म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे हर महीने एसआईपी के फॉर्म में। लेकिन सवाल अब यहाँ ये बनता है कि म्यूचुअल फंड के करीब 600 स्कीम्स हैं,
किस स्कीम में करूं जो कि ये हमारा 5 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाए और रिस्क भी कम से कम हो। तो इसके लिए हमने वैसे सेगमेंट ढूंढा है जिसमें रिस्क काफ़ी कम है और रिटर्न जो है 10 से 16 या 17% के बीच का है, और इसके लिए हमने हाइब्रिड फंड के सेगमेंट को हमने चूज किया है। और हाइब्रिड फंड के सेगमेंट में 3 सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड और तीसरा होता है हाइब्रिड एग्रेसिव। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड और एग्रेसिव की, हाइब्रिड फंड की। और उस फंड में जो कुछ स्कीम्स हैं जिनका रिटर्न 10 से 11% के आसपास है, 10 से 11% के बीच है। तो देख लें बैलेंस और हाइब्रिड में एक फर्क है कि कंजर्वेटिव में रिटर्न थोड़े कम है तो रिस्क भी थोड़े कम है। बैलेंस में कंजर्वेटिव के कंपैरिजन में रिस्क अधिक है तो रिटर्न भी अधिक है। फिर भी हमने कुछ ऐसे फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है कि इन 7-8 फंड जो भी हैं उनमें 10 से 11% के बीच का रिटर्न पिछले 20 साल से दे रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि पिछले 20 वर्षों में इन्होंने रिटर्न 10 से 11% के आसपास दिया है, तो शायद अगले 20, 25, 30 साल में ये रिटर्न को रिपीट करेगा, क्योंकि इन 20 सालों में मार्केट ने सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं। इससे अधिक उतार चढ़ाव शायद नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें बैलेंस फंड में फ्रैंकलिन इंडिया का पेंशन फंड, यूटीआई का चिल्ड्रन हाइब्रिड फंड और यूटीआई का रिटायरमेंट फंड। ये बैलेंस फंड के ये बैलेंस सेगमेंट के म्यूचुअल फंड्स है। और कंजर्वेटिव सेगमेंट में एसबीआई मैग्नम के चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, हाइब्रिड के एचडीएफसी के हाइब्रिड डेट फंड, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल रेगुलर और केनरा रोबेको का हाइब्रिड फंड। तो ये 8 फंड ऐसे हैं जिनका रिटर्न पिछले 20 सालों का कम से कम 10 से 11% के बीच है। तो इसका मतलब यदि इन 8 फंड में से किसी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको 10,000 से 13,000 के बीच आपको हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 35 साल यदि इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि टाइम हॉरिजन लंबा है तो ये थोड़ा सा 10-11% का रिटर्न थोड़ा सा कम है, और क्योंकि ये रिटर्न कम इसलिए कि हम रिस्क लेना थोड़ा कम चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा यदि अधिक रिस्क लें तो तीसरे तरह का हाइब्रिड फंड है, वो है हाइब्रिड एग्रेसिव फंड। और इस सेगमेंट में हमने 6 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका रिटर्न 16 से लेकर 17% के बीच का है। और ये फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड, केनरा रोबेको का इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड, एचडीएफसी का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, क्वांट का एब्सोल्यूट फंड, एसबीआई का इक्विटी फंड और टाटा का हाइब्रिड इक्विटी फंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एग्रेसिव फंड जो हैं इनमें रिस्क थोड़ा सा अधिक है, इसलिए रिटर्न भी 16-17% के आसपास का है। और कंजर्वेटिव और बैलेंस, इन दोनों में कंजर्वेटिव अधिक कम रिस्की है, लेकिन पिछले 20 सालों का रिटर्न जो देखा है कंजर्वेटिव और बैलेंस दोनों का, जो फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं वो 10 से 11% के बीच वाला है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि यदि आप चाहते हैं कि 15-16% के आसपास आप 3,365 रुपये हर मंथ ही या 3,500 के आसपास ही आप हर महीने सेव कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में जाना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप इससे अधिक कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप बैलेंस या कंजर्वेटिव फंड में जाएं। तो आपको 35 वर्षों के बाद 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। सो लगता है इससे कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज अधिक से अधिक 13,000 पर मंथ आपको सेव करने हैं और कम से कम 33,065 रुपये, चूंकि ये 15% का है। यदि 16-17 जैसे ये बताया हमने, ये 6 फंड जो हैं 16-17 फंड दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये 3,000 के नीचे भी यदि हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना जनाब बहुत मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि आपको अगले 35 वर्षों तक धैर्य के साथ ये एसआईपी का अमाउंट जो भी आप फिक्स करें, इसको आप लगातार इन्वेस्ट करते रहें। ये ना सोचें चलो इस महीने नहीं दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने अगले दूंगा, बिकॉज 35 साल का समय काफ़ी लंबा होता है। और ये आपको अपनी मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि आप लगातार 35 वर्ष हर महीने जो भी डिसाइड किया है एसआईपी का इंस्टॉलमेंट वो इन्वेस्ट करते रहें। अब दूसरा सवाल कि 5 करोड़ तो क्रिएट कर लिया, जो लगता है कि ये काफ़ी आसान है, लेकिन जनाब ये 5 करोड़ मिलेंगे 35 वर्षों के बाद। अभी 5 करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 35 वर्षों के बाद जो इस पैसे की वैल्यू होगी,
क्या उस पैसे की वैल्यू से आज जो हम अपना जीवन स्तर यापन कर रहे हैं, क्या वो जीवन स्तर मेंटेन कर पाएंगे? तो जनाब, हमने माना कि अगले 35 साल 6% का इन्फ्लेशन रेट रहेगा। हालांकि 6% थोड़ा सा हमने अधिक मान लिया है, 5.5%, 5% के आसपास होना चाहिए, फिर भी कंजर्वेटिव साइड हमने 6% माना। तो यदि 6% लगातार एवरेज इन्फ्लेशन 6% होता है अगले 35 वर्षों तक के लिए, तो ये 5 करोड़ जो आज जो बनेंगे 35 वर्षों के बाद, वो उसकी वैल्यू आज के दिन में 65 लाख रुपए होगी। इसका मतलब यदि आज के दिन में 65 लाख रुपए से आप अच्छा जीवन स्तर यापन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये 5 करोड़ रुपए काफी हैं आपके जीवन स्तर को ये मेंटेन करने में। लेकिन यदि लगता है कि आज के दिन में भी यदि आपको 65 लाख सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, 1 करोड़ चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको जनाब या तो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बढ़ाना पड़ेगा, या आपको कुछ वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जहां के रिटर्न आपको 18-20% के आसपास हो, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है कि आज के दिन का 65 लाख क्या आपके लिए सफिशिएंट है, जो कि 35 वर्षों के बाद इसकी वैल्यू 5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। यदि ये सफिशिएंट है तो आप इन फंड में से किसी फंड में, जैसे चार्ट में दिया हुआ है, कितना एसआईपी करेंगे उसके हिसाब से आपका निश्चित रूप से 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। और यदि ये लगता है कि आपकी उम्र 25 साल से अधिक है, या आप चाहते हैं कि रिटायर करें 50 साल में, बिकॉज ये कैलकुलेशन हमने किया है 60 वर्ष की उम्र पे आप रिटायर करेंगे और आज आपकी उम्र 25 साल है। यदि आपका इसमें कोई चेंज है, या तो कॉर्पस के अमाउंट में, या आपकी उम्र में, या रिटायरमेंट एज में, तो अकॉर्डिंगली आप ये कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैं कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लेना होता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर्स का परसेप्शन अलग अलग होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि 35 वर्षों के बाद हम 5 करोड़ का कॉर्पस आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।